यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक ज़रूरत ये है कि आप पॉलिटी के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि इस खंड पर पकड़ को मजबूत करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ चर्चा करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं ताकि इस खंड पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाएं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं 3 खबरें देखेंगे जो पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा का केंद्र बिंदु रही थी। पहली खबर संसद में पास किए गए एक बिल से जुड़ी हुई है, वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 से। तो ये संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है, किस तरह के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को लगाने या बढ़ाने के अंतर्गत इसको लाया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो सकती है। तो उस राजस्व हानि की पूर्ति के लिए सरकार को ये संशोधन बिल लाने की आवश्यकता थी, तो सरकार इसको ले आई है। अब ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी खबर हमारी चुनाव आयोग और नागरिकता से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग पर हाल ही में इस प्रकार के आरोप लगे हैं विपक्षी दलों के द्वारा कि चुनाव आयोग वस्तुतः स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता को तय करने की कोशिश कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है, उसको जानना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो उसको जानेंगे। और साथ ही एक योजना लगातार चर्चा में रही है हाल ही में, वो है प्राइम मिनिस्टर विकास योजना, विरासत का संवर्धन योजना। तो ये योजना क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से इसने काम किया है, अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के अंतर्गत इसकी भूमिका को विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पहली खबर देखेंगे। पहली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 से। इस खबर पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान द्वारा हाल ही में आपकी जीएस की तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट कोर्स लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में जीएस की तैयारी बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज डॉक्टर विकास द्विवेदी के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आपके सामने लाया जाएगा। मात्र 14 महीने की ये क्लासेस में आपका जीएस का संपूर्ण कवरेज होगा। कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, यानी क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, और कक्षाओं के दौरान अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय होता है तो लाइव चैट के दौरान आप प्रश्न पूछिए और उसका निवारण कर दिया जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स के महत्व को देखते हुए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास होगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके मात्र 24,999, और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। 24,999 में जीएस की संपूर्ण तैयारी। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कीजिए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, जहां पर आप यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और पहला टॉपिक जैसा कि अभी आपको बताया था, सरकार हाल ही में 2 महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर के आई है, लेकिन हमने अभी चर्चा जो की है वो एक्साइज, जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार इसके साथ ही एक और बिल लेकर के आई है जिसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसको भी लेकर के आई है ताकि पान मसालों पर सेस को बढ़ाया जा सके। सेस क्या होता है? सेस एक प्रकार का उपकर है, एक प्रकार का उपकर है, एक प्रकार का अतिरिक्त कर है, और ये तब लगाया जाता है जब सरकार को अपना कोई विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण करना हो। जैसे मान लिया अगर आप कोई भी टैक्स देते हैं, मान लिया आप जीएसटी देते हैं और जीएसटी आप 1,000 रुपए भरते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए आप जीएसटी भर रहे हैं। सरकार अपने किसी खास उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या करेगी, इस 1,000 के जीएसटी पर कुछ परसेंटेज का उपकर लगा देगी, सेस लगा देगी, और फिर मान लिया सरकार हेल्थ संरक्षण को या हेल्थ सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, और इसके लिए वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा खर्च करने की उसको जरूरत महसूस हो रही है,
तो उसमें संसाधनों को जुटाने के लिए वो क्या करेगी, हेल्थ सेस लगा देगी। तो मान लिया 2% का सेस इस पर लगा दिया, 2% का सेस जैसे लगाया तो इस पर आपका जो टैक्स है वो बढ़कर के 1020 रुपए हो जाएगा। तो इसमें जो 20 रुपए है ये हेल्थ सुरक्षा के लिए खर्च कर देगी सरकार। तो इस प्रकार का उपकर है जिसको हम कहते हैं सेस। सेस अलग अलग उद्देश्यों के लिए लगाया जा सकता है, हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा सकता है, सेस पर्यावरण की संरक्षण के लिए भी लगाया जा सकता है, इसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेस लगाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो सरकार लेकर के आई है। और दूसरा विधेयक जो लेकर के आई है उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। ये हाल ही में राज्यसभा से पारित हुआ है और राज्यसभा से पारित हुआ लेकिन अभी अधिनियम नहीं बना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति की इसको अनुमति मिल जाएगी तब ये एक्ट यानी अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया है? ये लाया गया है कि कुछ हानिकारक और लग्जरी आइटम्स जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर शुल्क को बढ़ाया जा सके, उत्पाद शुल्क लगा करके इस पर कर को बढ़ाया जा सके, ताकि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को हतोत्साहित कर सके। और इन दोनों का ही हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल और सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल दोनों का उद्देश्य एक ये भी है कि मार्च 2000, अभी आपको बताया था कि मार्च 2026 में जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया जाता है उसकी अवधि समाप्त हो रही है। तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है वो इन चीजों पर भी लगता है, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर भी लगता है। तो जैसे ही ये समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद इनकी कीमत गिर सकती है, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की, पान मसालों की कीमत गिर सकती है और उसके कारण उनकी कीमत अगर गिरेगी तो बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। तो सरकार इन पर कर कम नहीं करना चाहती और साथ ही सरकार राजस्व का नुकसान भी नहीं चाहती है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार दो बिल लेकर के आई है ताकि तंबाकू, तंबाकू उत्पाद और पान मसालों पर वो अपने करों को बढ़ा करके इनको हतोत्साहित करे। और साथ ही एक सेस बिल जो लेकर के आई है उसको लेकर के आई है इसलिए ताकि हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर अपने खर्चों को भी पूर्त कर सके। ये जो सेस बिल है ये मुख्यतः जो पान मसाला है, पान मसाला का निर्माण करने वाली जो भी मशीन है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी, उस उत्पादन क्षमता के हिसाब से, न कि वो कितना उत्पादन कर रही है इसके हिसाब से नहीं, उत्पादन क्षमता के हिसाब से सेस लगाएगी और फिर उसका खर्च कहां पर किया जाएगा, हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर किया जाएगा। और ये जो बिल लाया गया है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, ये वस्तुतः सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करने के लिए लाया गया है ताकि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जो कर है वो कंपेंसेशन जो सेस लगाया जाता है उसके हटने पर मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगा। इन पर जो शुल्क है वो कम नहीं होना चाहिए, इनके जो ओवरऑल इनका दाम है वो कम नहीं होना चाहिए, इसलिए लेकर के आई। तो पारित होने के बाद ये विधेयक जो है सरकार को तंबाकू और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने का अधिकार प्रदान कर देगा, जैसा कि अभी आपको समझाया गया था। इसके अलावा ये जो संशोधन है ये जीएसटी कंपेंसेशन से समाप्त होने के बाद तंबाकू पर कराधान बनाए रखने हेतु बिल्कुल आवश्यक है, जैसा कि अभी आपको समझाया भी गया है। इसके अलावा ये जो विधेयक है वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के 4th शेड्यूल के सेक्शन 4 में दिए गए जो तंबाकू उत्पाद हैं उनके शुल्क ढांचे को प्रतिस्थापित करेगा, उसके स्थान पर इसको लाया जा रहा है। तो बेसिक चीजें आपने जान ली है, कुछ और चीजों को जान लेते हैं, जैसे किस प्रकार से शुल्क में वृद्धि की जाएगी तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों की। अगर आप देखें सिगरेट को, तो सिगरेट का यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि भारत में जो तंबाकू है और तंबाकू के कारण होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उससे होने वाली जो जनहानि है वो जनहानि बहुत बड़े स्तर पर है। जैसे भारत में स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल होता है, तो दुनिया भर में स्मोकलेस टोबैको का जितना इस्तेमाल होता है उसका 70% इस्तेमाल तो भारत में ही होता है। इसके अलावा भारत में मुंह के कैंसर के बाद, मुंह का कैंसर से प्रभावित या घटनाएं जितनी होती हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित व्यक्ति सबसे ज्यादा भारत में। इसके अलावा पुरुष जितने कैंसर से प्रभावित है उतना दुनिया में कहीं नहीं है जितने भारत में प्रभावित है। तो एक बहुत बड़ा हेल्थ इंपैक्ट है तंबाकू और उससे जुड़े हुए संबंधित उत्पादों का मनुष्य की हेल्थ पर, और खासतौर से भारत में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस पर एक्साइज ड्यूटी अब सरकार बढ़ा देगी, उसको अधिकार मिल गया है। और किस तरह से बढ़ाएगी देख लीजिए, सिगरेट पर जो मौजूदा 200 से 735 रुपए प्रति 1000 सिगरेट की दर है उसको सरकार कितना बढ़ा रही है, इसको 200 से 735 रुपए
प्रति 1000 सिगरेट पर 2700 से 11,000 रुपए प्रति 1000 सिगरेट ये कर रही है। साथ ही चबाने वाले तंबाकू पर 25% से बढ़ा करके 100% तक उत्पाद शुल्क लगेगा। हुक्का पर शुल्क 25% से बढ़ा करके 40% होगा। पाइप और सिगरेट के लिए स्मोकिंग मिक्सचर पर शुल्क 60% से बढ़ा करके 325% होगा। सभी तरह के कच्चे और निर्मित तंबाकू और तंबाकू विकल्पों पर उच्च दरें हैं वो प्रस्तावित की गई है, हाई रेट प्रस्तावित किए गए हैं और उद्देश्य यही है कि तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों की रक्षा करना, जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और तंबाकू के उपभोग को कम करना। इसके लिए सरकार एक सवाल ये भी उठा था कि सरकार अगर तंबाकू पर इतना शिकंजा कस रही है तो तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने बताया है कि लाखों हेक्टेयर भूमि जहां पर तंबाकू की खेती होती थी, फसल विविधीकरण योजना के माध्यम से वहां पर अन्य फसलों को बढ़ावा पहले से ही दिया गया है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस और सरकार के तर्कों को थोड़ा सा एक कंपाइल वे में भी जान लेते हैं। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम कर दिया गया था ताकि कंपेंसेशन सेस का प्रावधान किया जा सके। कंपेंसेशन सेस का प्रावधान क्यों किया गया था? क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को तो कुछ राज्यों ने ये कहा कि इससे उनके राजस्व को हानि हो सकती है और जब राजस्व को हानि हो सकती है तो इसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि केंद्र सरकार ही इस प्रकार का अधिनियम जीएसटी अधिनियम लेकर के आए हैं जिससे उनको राजस्व की हानि हो रही है। तो राजस्व की इस हानि को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार एक कंपेंसेशन सेस लेकर के आई जिसको हम जानते हैं जीएसटी कंपेंसेशन सेस। इसके माध्यम से सरकार ने जितना भी राजस्व जुटाया उसे उन राज्यों को दिया जिससे एक आकलन के माध्यम से देखा कि जीएसटी के लाने से राज्यों को कितना नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई इस कंपेंसेशन सेस के माध्यम से की गई। ठीक है। साथ ही सरकार ने जब कोविड 19 का समय चल रहा था वर्ष 2020, 21, 22 का तो सरकार के जो शुल्क है या सरकार के द्वारा जो राजस्व संग्रहण है वो बेहद कम हो गया था। उस दौरान सरकार ने राज्यों की राजस्व हानि की पूर्ति के लिए ऋण भी लिया था। तो सरकार को अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। शुरुआत में ये कम समय के लिए लाया गया था कंपेंसेशन से, लेकिन कोविड 19 के कारण इसकी अवधि को बढ़ाया गया ताकि सरकार ने राज्यों के राजस्व की हानि की पूर्ति के लिए जो ऋण लिया है उसकी पूर्ति कंपेंसेशन सेस से की जा सके। तो इसलिए इसकी अवधि लगातार बढ़ती चलेगी। कंपेंसेशन जो सेस है वो तंबाकू सहित कई सिन गुड्स किस प्रकार के गुड्स होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उन पर यह लगाया गया था ताकि राज्यों को जीएसटी से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। ये जो पूरा तंत्र है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये सबसे पहले 5 वर्ष के लिए लाया गया था, यानी वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के लिए इसको लाया गया था। बाद में 4 वर्ष और बढ़ा करके इसको 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। कोविड 19 की अवधि में राज्यों की भरपाई के लिए केंद्र ने 2.69 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया था, आप ये जानते हैं, और इसकी भरपाई करनी बहुत जरूरी थी। इसकी अवधि को इसलिए बढ़ाया गया था कंपेंसेशन सेस की। और जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो ऋण सरकार ने लिया था राज्यों के राजस्व हानि की पूर्ति के लिए, वो सारा ऋण चुका दिया जाएगा और इसके बाद कंपेंसेशन जो सेस है वो समाप्त हो जाएगा और सरकार को टैक्स इंसिडेंस बनाए रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे ही कंपेंसेशन सेस नीचे जाएगा तो जो तंबाकू है, तंबाकू से संबंधित उत्पाद है, उनकी कीमत भी नीचे जा सकती है जिससे उनका उपभोग बढ़ सकता है, जन स्वास्थ्य को उसकी हानि हो सकती है और जन स्वास्थ्य को इस हानि को रोकने के लिए सरकार इस एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आई। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा चुनाव आयोग और नागरिकता की बहस से जुड़ा हुआ है। आप ये जानते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जो कि मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, अपडेशन के लिए किया जाता है। आप ये जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के माध्यम से भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित की गई है। साथ ही जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, आप ये जानते हैं। और इसका प्रावधान कहां पर किया गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 326
अब 324 और 326 को मिलाकर के आप देख सकते हैं कि सरकार जो चुनाव आयोग है, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के माध्यम से किसी राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन करने की ताकत रखता है। जब मतदाता सूची का अद्यतन किया जाता है, उसका अपडेशन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो हमारे देश में मतदाता कौन हो सकता है? उसकी सबसे प्रारंभिक शर्त क्या है? कि कोई भी मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसकी वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। और जब चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को अद्यतन करते समय या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग इस बात को निर्धारित करने की कोशिश करता है कि कोई वास्तव में नागरिक है या नहीं है, तो कुछ राज्यों ने उस पर यह आरोप लगाया कि ये वस्तुतः सिटीजनशिप को निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको करने का अधिकार आर्टिकल 324 और 326 के अंतर्गत रखता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो नागरिकता का निर्धारण नहीं कर रहा है, बल्कि मतदाता सूची का अपडेशन कर रहा है, जो उसका एक संवैधानिक अधिकार है। यही मुद्दा था। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार का विशेष अधिकार केवल विदेशी नागरिकता की स्वैच्छिक अधिग्रहण की जांच तक सीमित है। यानी जब ये मुद्दा उठा और ये बात आई कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं नागरिकता को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है, ये तो केंद्र सरकार का अधिकार है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो विशेष अधिकार है नागरिकता से संबंधित, वो केवल जब कोई भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेता है तो उसकी जांच करने तक सीमित है केंद्र सरकार का अधिकार। ये जो अधिकार है, जो केंद्र सरकार का अधिकार आता है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 9 के अंतर्गत आता है और निर्धारित करता है कि किसी भारतीय नागरिक ने कब और कैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण की थी। चुनाव आयोग ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के नागरिकता संबंधी अधिकारों को लेकर, केंद्र का ये अधिकार केवल नागरिकता समाप्त करने से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। यानी अगर किसी नागरिक ने, जो भारत का नागरिक है, स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो केंद्र का अधिकार है कि उसकी नागरिकता का टर्मिनेशन कर दे। ये ईसीआई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ईसीआई ने यह भी बात कही है कि नागरिकता के अन्य पहलुओं की जांच अन्य प्राधिकारी भी कर सकते हैं। ये केवल केंद्र का विशेषाधिकार नहीं। केंद्र का विशेषाधिकार केवल वहां पर है जब कोई भारतीय नागरिक विदेशी देश की नागरिकता हासिल स्वेच्छा से कर ले, तो उसके टर्मिनेशन का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के धारा 9 के अंतर्गत वो इस बात की जांच करता है कि कब और कैसे किसी ने विदेशी नागरिकता को ग्रहण किया। तो ये एसआईआर से विवाद आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से विवाद आया है और इसी के कारण ईसीआई को अपना पक्ष रखना पड़ा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप जानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले बिहार में किया गया। अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी घोषणा की गई है, जिसमें 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। समय समय पर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची का अद्यतन करने के लिए, उसका अपडेशन करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाता है, ताकि कुछ ऐसे लोग जो कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनको मतदाता सूची से हटाया जा सके। दूसरे स्थान पर प्रवेश कर गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गुजर गए होते हैं, मर गए होते हैं, तो उनको भी मतदाता सूची से हटाना होता है। कुछ ऐसे वयस्क हैं जो 18 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं, 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं होते हैं, तो उनको मतदाता सूची में शामिल करना होता है। तो समय समय पर ईसीआई ऐसा करता है कि मतदाता सूची को अद्यतन करने का, और अगर वो मतदाता सूची को अद्यतन कर रहा है तो इस बात को देखेगा ना कि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, कि कोई भारतीय नागरिक है या नहीं, इस बात की तो वो जांच करेगा। तो इसको ईसीआई ने कहा है कि उसको इस बात का अधिकार है। लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ विपक्षी नेताओं ने, या आप कह सकते हैं विपक्षी दलों ने, ये कहा था कि एसआईआर जो है वो सिटीजनशिप स्क्रीनिंग का प्रयास है। विपक्ष ने ये भी बात कही कि ईसीआई ने नए सिरे से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसी प्रक्रिया ईसीआई चला रहा है, लेकिन आयोग ने इस पर कहा कि एसआईआर जो है वो नागरिकता निर्धारित करने के लिए नहीं, बल्कि केवल मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखने के लिए है। और भारतीय नागरिकता जो है वो आर्टिकल 326 के तहत मतदाता बनने की संवैधानिक शर्त है। यानी आर्टिकल 326 के अंतर्गत आप मतदाता कब बन सकते हैं? पहली शर्त क्या है? जब आप भारत के नागरिक हो।
इसलिए एसीआई के पास नागरिकता की पुष्टि करने का अधिकार तो आर्टिकल 326 से आ ही जाता है। एसीआई की जांच की शक्ति जो है वो सीधे आर्टिकल 324 से प्रवाहित होती है, जिसे कोई भी संसदीय कानून खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति आर्टिकल 324 के अंतर्गत ईसीआई में निहित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित है। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 16 और धारा 19 के अनुसार मतदाता भारतीय नागरिक होना चाहिए और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः उसका निवास भी होना चाहिए। इसलिए अधिकार तो ईसीआई के पास पहले से ही विद्यमान है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 21(3) के तहत इंटेंस प्रक्रिया कहा गया है, गहन प्रक्रिया कहा गया है, जो फेल्ट नेसेसिटीज के आधार पर होती है। जब भी इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो इस आवश्यकता की को पूर्त करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है ये वस्तुतः मतदाता सूची की शुद्धता को ही बनाए रखने के लिए है। यही ईसीआई ने कहा है, यही चुनाव आयोग ने कहा है कि जो एसआईआर से संबंधित दिशा निर्देश है वो पूरी तरह से संवैधानिक है, चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि चुनाव की निष्पक्षता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची का समय समय पर अद्यतन होता रहे। और ये संविधान की वस्तुतः जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत में संपन्न हो, ये हमारे संविधान के बेसिक फीचर्स के अंतर्गत भी आता है। आयोग के अनुसार जो एसआईआर है वो एक वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है, एक कोऑपरेटिव प्रक्रिया है। मतदाताओं को केवल अपने घर पर, उनके घर पर ही एक प्री फिल्ड एनुमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है। विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है जो 2002 के एसआईआर के रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हुए थे। ईसीआई ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम जोड़ना ही अंतिम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो समय के साथ गुजर गए होते हैं, स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए होते हैं, या कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैर नागरिक भी मतदाता सूची में हो जाते हैं। तो इन सभी को मतदाता सूची से हटाना आवश्यक होता है, ताकि वास्तविक जो भारत के नागरिक हैं वही मतदान प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर सके। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पीएम विकास योजना से जुड़ा हुआ है, पीएम विकास स्कीम से जुड़ा हुआ है। हाल ही में हमारे देश के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में संबोधन के दौरान कहा कि जो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना है उसने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है और वो अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पर पीएम विकास योजना के बारे में कुछ बुनियादी तथ्यों को जानना जरूरी है। पीएम विकास स्कीम या योजना, यहाँ पर विकास की फुल फॉर्म क्या है? विकास की फुल फॉर्म यहाँ पर है विरासत का संवर्धन। किसका संवर्धन? विरासत का संवर्धन। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप इस योजना की शुरुआत को देखेंगे तो आपको एक सन मिलेगा वर्ष 2024, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत नहीं भी मानी जा सकती। कारण क्या है? क्योंकि पीएम विकास योजना के अंतर्गत वस्तुतः पहले से चल रही 5 योजनाओं को मिलाकर के उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया गया था। बस ये काम वर्ष 2024 के आसपास हुआ। वे 5 योजनाएं कौन सी थी? एक योजना थी हमारी धरोहर योजना, हमारी धरोहर योजना। एक थी उस्ताद योजना, एक थी सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ योजना। एक योजना थी नई मंजिल, नई मंजिल योजना, और एक थी नई रोशनी योजना। इसके माध्यम से अलग अलग पक्षों को छुआ गया था ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के, विशेष तौर से महिलाओं और कारीगरों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी हुई जो विरासत है उसके संरक्षण का प्रावधान किया गया था। उस्ताद योजना के अंतर्गत जो हमारा कारीगरों की कला है, जो शिल्प है, उसके उन्नयन, उसके अपग्रेडेशन का प्रयास किया गया। सीखो और कमाओ के माध्यम से युवाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना था ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके।
वो रोजगार को प्राप्त करने में सक्षम हो जाए, इसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए उनकी स्किलिंग की जा सके। नई मंजिल योजना के माध्यम से क्या किया गया, ऐसे छात्र, ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो कि बीच में ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनको औपचारिक शिक्षा प्रदान करना और साथ ही प्रशिक्षण भी प्रदान करना, और इस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो रोजगार के योग्य हो जाए। साथ ही नई रोशनी योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्तीय संसाधन या वित्तीय मदद प्रदान करना, और साथ ही इनमें नेतृत्व की कुशलता पैदा करना, नेतृत्व कैपेसिटी डेवलप करना, और नेतृत्व कैपेसिटी, वित्तीय संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करके इनकी भी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। ये 5 योजना थी। अब इनको एक ही जगह पर स्ट्रीमलाइन किसमें कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के माध्यम से इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसके संपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अच्छा, किन 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को ये पीएम विकास योजना टारगेट करती है? 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करती है। 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? एक है इसमें मुस्लिम, एक है ईसाई, एक है सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय। साथ ही इनमें भी विशेष तौर से फोकस किस पर किया गया है? कारीगरों। कारीगरों का जो एक तरह से विरासत चली आ रही है उनकी कला और शिल्प की, उसको आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार इन लोगों को, इससे जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार, और प्रशिक्षण प्रदान करके इनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। महिलाओं के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया है। 3% इस योजना के माध्यम से जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो विकलांगों को प्रदान किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ख्याल इस योजना के माध्यम से रखा गया है, ताकि इनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सके इस योजना के माध्यम से, और इस योजना को सफलता भी प्राप्त हो रही है। अब इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए एक एक प्रश्न को देखेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आज का पहला प्रश्न है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 किस उत्पाद पर कर संरचना संशोधित करने से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? पेट्रोल और डीजल, शराब, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, आयातित खाद्य पदार्थ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव से, या विधान परिषद की संरचना से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल ग्रामीण युवाओं के रोजगार पर। दूसरा ऑप्शन है 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर। तीसरा ऑप्शन है केवल पारंपरिक शिल्प के संरक्षण पर। और चौथा ऑप्शन है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने पर। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।